दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग जो यूपी स्पेशल की सीरीज़ देख रहे थे उसके तहत हम लोगों ने इस पुस्तक से संबंधित 9 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों यह हमारा 10वां चैप्टर होगा। ठीक है, देखिए 10वां चैप्टर क्या है दोस्तों इस पुस्तक का। वह है दोस्तों नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल। और इस चैप्टर से संबंधित चलिए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, इससे आगे के जो चैप्टर हैं उससे संबंधित वीडियोस दोस्तों चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, विगत वर्षों के हल प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे, ये देखिए। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग पहले प्रश्न से शुरू करेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है यहाँ पे। चलिए ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए कह रहा है कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। क्या है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, तो वह है हमारा ऑप्शन ए यानी कि गंगा। ठीक है, कह रहा है, फिर से ध्यान से देखिए, कह रहा है निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए यानी कि गंगा। ठीक है, याद रखिएगा कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है। क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों शारदा नहर, ऑप्शन डी। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है, तो याद रखिएगा शारदा नहर, ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। क्या है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों गोकुल बैराज परियोजना। क्या है, राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों गोकुल बैराज परियोजना। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे हम यहाँ देखिए गोकुल बैराज परियोजना। ठीक है, फिर देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। क्या है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तो गंगा को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। चलिए फिर कह रहा है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। क्या है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे यमुना पे। ठीक है, चलिए सारे प्रश्नों को एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, ध्यान से देखिए। पहला कह रहा है कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। क्या है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, तो याद रखिए ऑप्शन ए गंगा नदी को। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी शारदा नहर हम राइट आंसर मार्क करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है, तो शारदा नहर। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। क्या है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, तो याद रखिए गोकुल बैराज परियोजना। ठीक है, गोकुल बैराज परियोजना। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा गंगा को। ठीक है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तो ऑप्शन ए गंगा को। चलिए पांचवा देखिए, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे यमुना। ठीक है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो याद रखिए हम राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी यमुना। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आगे के प्रश्न क्या दिए गए हैं देखते हैं, ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, कई एग्जामों में दोस्तों, याद रखिएगा यह प्रश्न की माता टीला परियोजना है। क्या है, माता टीला परियोजना है, तो माता टीला परियोजना हम राइट आंसर मार्क करेंगे बेतवा पर। ठीक है, माता टीला परियोजना है हमारा बेतवा नदी पर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। चलिए कह रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो हम राइट आंसर ऑप्शन ए मार्क करेंगे, यानी कि राजघाट बांध जो है वह यमुना नदी पर स्थित नहीं है। ठीक है,
बाकी दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई बांध, क्या है रानी लक्ष्मीबाई बांध, तो यह बेतवा बिल्कुल सही है। रिहंद बांध हमारा रिहंद नदी पर, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि माता टीला बांध हम लोगों ने अभी देखा बेतवा नदी पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो राजघाट बांध दिया गया है यमुना, राजघाट बांध दिया गया है दोस्तों यमुना, जो कि यमुना नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है। फिर है रानी लक्ष्मीबाई बांध, तो रानी लक्ष्मीबाई बांध दोस्तों बेतवा नदी पर दिया गया है, यह बिल्कुल सही है। रिहंद बांध दिया गया है रिहंद नदी पर, बिल्कुल सही है। माता टीला दिया गया है बेतवा नदी पर, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर से देखिए राजघाट बांध हमारा यमुना नदी पर नहीं है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई हमारा बांध जो है वह बेतवा नदी पर है। रिहंद बांध है रिहंद नदी पर, माता टीला है बेतवा नदी पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 8वें नंबर प्रश्न को देखिए ध्यान से, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कह रहा है कि बिठूर, ठीक है बिठूर, तो बिठूर है दोस्तों हमारा गंगा किनारे, बिल्कुल सही है। फिर है गोरखपुर हमारा राप्ती नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि जौनपुर, ठीक है, जौनपुर कह रहा है सई नदी, ठीक है, जौनपुर कह रहा है हमारा सई नदी, जो कि हमारा गलत सुमेल दिया गया है, ठीक है। बाकी दिया गया है कौसाम्बी, तो कौसाम्बी है हमारा यमुना नदी के किनारे दोस्तों। जौनपुर सई नदी के किनारे स्थित ना होकर गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि बिठूर है हमारा गंगा नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। गोरखपुर है हमारा राप्ती नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। कौसाम्बी है हमारा यमुना नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। लेकिन जौनपुर हमारा दिया गया है सई नदी के किनारे, यह गलत है, ठीक है। जौनपुर हमारा है दोस्तों गोमती नदी के किनारे। फिर देखिए बिठूर है गंगा किनारे, गोरखपुर है दोस्तों राप्ती नदी के किनारे, कौसाम्बी है हमारा यमुना नदी के किनारे, जबकि जौनपुर दिया गया है सई नदी के किनारे, यह गलत सुमेल दिया गया है। जौनपुर है दोस्तों हमारा गोमती नदी के किनारे। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है दोस्तों राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है, जो बनाई जा रही है दोस्तों किस नदी पर, तो यह बनाई जा रही है दोस्तों हमारी बेतवा नदी पर, ठीक है, याद रखिएगा कि राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है, जो बनाई जा रही है दोस्तों किस नदी पर, याद रखिएगा बेतवा नदी पर, ठीक है। फिर देखिए राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है, जो बनाई जा रही है बेतवा नदी पर, ठीक है। चलिए 10वें नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, क्या है निम्न में से कौन सा बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो याद रखिएगा राजघाट बांध, ठीक है। निम्न में से कौन सा बांध दोस्तों बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी राजघाट बांध, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है हमारा राजघाट बांध, जो कि बेतवा नदी पर बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए अगला देखिए, कई बार पेपर में पूछा गया है कि फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, क्या है फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हम उत्तर प्रदेश, ठीक है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन डी हम राइट आंसर मार्क करेंगे उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कई बार पेपर में पूछा है कि पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है, क्या है पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों बेतवा नदी पर, ठीक है। पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बेतवा नदी पर, ठीक है। चलिए 13वें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। 13वें नंबर प्रश्न को देखिए ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है, क्या है 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे टोंस नदी पर, ठीक है। क्या है 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी टोंस नदी पर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, याद रखिएगा कि यदि पूछे विहार जलप्रपात जो कि 110 मीटर ऊंचा है दोस्तों, तो वह उत्तर प्रदेश की किस नदी पर है, वह है हमारे टोंस नदी पर, ठीक है। चलिए याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है, कई बार पेपर में पूछा है, तो याद रखिएगा कौन सा, उसको हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों रामगंगा बांध, ठीक है। क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ऑप्शन डी रामगंगा बांध, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ऑप्शन डी रामगंगा बांध, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 15वां नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र, क्या है निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र दोस्तों अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है, क्या है निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिए चंबल नदी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है।
चलिए 14वां और 15वां प्रश्न फिर से देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो रामगंगा। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा हमारा चंबल नदी का क्षेत्र दोस्तों जो तटवर्ती क्षेत्र है वह अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए 16वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। क्या है, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि शारदा नदी। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है, यह है हमारी शारदा नदी। याद रखिएगा, फिर से देखेंगे। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शारदा नदी। ठीक है, चलिए 17वां नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, कई बार पेपर में पूछा गया है, याद रखिएगा दोस्तों राइट आंसर मार्क करेंगे राप्ती नदी। ठीक है, चलिए 18वां नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। 17वां फिर से देखिए, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, तो याद रखिए राप्ती। चलिए 18वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। क्या है, निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों गंडक नदी। ठीक है, निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे हम गंडक नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए 19वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखते रहिए क्या कह रहा है हमारा 19वां नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। यदि बात करें दोस्तों हम चित्रकूट की, तो चित्रकूट में बहती है दोस्तों हमारी मंदाकिनी नदी। ठीक है, याद रखिएगा। बात करेंगे यदि हम जौनपुर की, तो जौनपुर में बहती है दोस्तों हमारी गोमती नदी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर यदि बात करें दोस्तों मथुरा की, तो मथुरा में हमारी बहती है दोस्तों यमुना नदी। फिर यदि बात करें दोस्तों हम अयोध्या की, तो अयोध्या में बहती है हमारी सरयू नदी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हम मार्क करेंगे, हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए फिर से देखिए। कह रहा है कि चित्रकूट में बहती है दोस्तों मंदाकिनी नदी, जौनपुर में बहती है गोमती नदी, मथुरा में बहती है दोस्तों यमुना नदी, अयोध्या में बहती है सरयू नदी। फिर देखिए, चित्रकूट में बहती है दोस्तों मंदाकिनी नदी, जौनपुर में बहती है दोस्तों गोमती नदी, मथुरा में बहती है यमुना नदी, अयोध्या में बहती है सरयू नदी। फिर देखिए, चित्रकूट में बहती है मंदाकिनी नदी, जौनपुर में बहती है गोमती नदी, मथुरा में बहती है यमुना नदी, अयोध्या में बहती है सरयू नदी। राइट आंसर हम बिल्कुल ऑप्शन बी मार्क करेंगे। चलिए 20वें नंबर प्रश्न को देखें दोस्तों क्या दिया गया है, ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। कई बार पेपर में यह पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, राइट आंसर हम मार्क करेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में हमारा सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों नलकूपों से होती है। फिर देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, राइट आंसर हम मार्क करेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है। क्या है, निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है, तो राइट आंसर हम क्या मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा शारदा नहर। ठीक है, निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है दोस्तों, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी शारदा नहर। ठीक है, निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी शारदा नहर। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। यहाँ देखिए 22वां नंबर प्रश्न हम देखेंगे क्या कह रहा है। 22वां नंबर कह रहा है सूची 1 व सूची 2 को मिलान करें। ठीक है, चलिए मिलान करेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है, चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम मिलाते हैं। चलिए रुद्रप्रयाग दिया गया है दोस्तों। ठीक है, रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग को हम लोग मिलाएंगे दोस्तों किससे, रुद्रप्रयाग को हम मिलाएंगे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी से। ठीक है, रुद्रप्रयाग को हम सुमेल करेंगे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी से। ठीक है, फिर दिया गया है दोस्तों नंदप्रयाग, तो नंदप्रयाग को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी नदी से। ठीक है, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी से। ठीक है दोस्तों, फिर है हमारा दिया गया है दोस्तों कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे अलकनंदा और पिंडार नदी से। ठीक है, यहाँ देखिए, और लास्ट है देवप्रयाग, इसको हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदी से। ठीक है, राइट आंसर हम क्या मार्क करेंगे, तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए फिर देखिए, कई बार पेपर में पूछा जाता है, कह रहा है कि रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी नदी से। ध्यान रखिए, रुद्रप्रयाग को अलकनंदा और मंदाकिनी नदी से, नंदप्रयाग को अलकनंदा और नंदाकिनी नदी से। ठीक
ठीक है। नंद प्रयाग को अलकनंदा और नंदाकिनी नदी से, कर्ण प्रयाग को अलकनंदा और पिंडार नदी से, क्या है, कर्ण प्रयाग को अलकनंदा और पिंडार नदी से, देव प्रयाग को भागीरथी और अलकनंदा नदी से। फिर देखिए रुद्रप्रयाग को सुमेल करेंगे दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी नदी से, रुद्रप्रयाग को अलकनंदा और मंदाकिनी नदी से, नंद प्रयाग को अलकनंदा और नंदाकिनी नदी से, नंद प्रयाग को अलकनंदा और नंदाकिनी नदी से, कर्ण प्रयाग को अलकनंदा और पिंडार नदी से, देव प्रयाग को भागीरथी और अलकनंदा नदी से। फिर देखिए रुद्रप्रयाग को दोस्तों हम अलकनंदा और मंदाकिनी नदी से, नंद प्रयाग को सुमेल करेंगे दोस्तों हम अलकनंदा और नंदाकिनी नदी से, कर्ण प्रयाग को सुमेल करेंगे अलकनंदा और पिंडार नदी से, देव प्रयाग को सुमेल करेंगे भागीरथी और अलकनंदा नदी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। चलिए आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है, आगे के प्रश्न क्या हैं हमारे। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, 23वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 23वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, क्या है, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों वाराणसी। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है दोस्तों, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी वाराणसी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है दोस्तों, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे इसका बेतवा नदी। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है दोस्तों, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे बेतवा नदी पर। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है बेतवा नदी पर। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे। 25वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है, कई बार पेपर में पूछा गया है, याद रखिए। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है दोस्तों, तो कौन कौन से, कह रहा है इनके महत्व के घटते क्रम में सही कूट का चयन करें, क्या है, इनके महत्व के घटते क्रम में सही कूट का चयन करें। तो राइट आंसर हम इसका मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों हम इनके महत्व के घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा दोस्तों होती है हमारी, पहले हो जाएगा नलकूप। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों नलकूप, फिर हो जाएगा दोस्तों नहरें, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा तालाब कुएं, फिर हो जाएगा दोस्तों अन्य साधन। ठीक है, फिर से देखिए, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों नलकूप, फिर हो जाएगा नहरें, फिर हो जाएगा तालाब कुएं, फिर हो जाएगा दोस्तों अन्य साधन। ठीक है, सबसे पहले नलकूप, फिर हो जाएगा दोस्तों नहरें, फिर हो जाएगा तालाब कुएं, फिर हो जाएगा अन्य साधन। ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 26वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखिए क्या दिया गया है। 26वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों 1 और 3। ठीक है, यानी कि गोमती और बेतवा नदी। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों गोमती नदी और बेतवा नदी। ठीक है, याद रखिएगा 1 और 3, राइट आंसर सी मार्क करेंगे, राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनका उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे गोमती और बेतवा नदी, ऑप्शन सी 1 और 3। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कई बार पेपर में पूछा है, याद रखिएगा। कह रहा है गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है, क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हम सोनभद्र में। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हम सोनभद्र में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 28वां नंबर प्रश्न देखें, कह रहा है कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है, क्या है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है, तो याद रखिएगा, राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों इसका, वह है हमारा हमीरपुर। क्या है, हमीरपुर। ठीक है, याद रखिएगा कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है दोस्तों ऑप्शन डी हमीरपुर। क्या है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है ऑप्शन डी हमीरपुर। चलिए 29वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या दिया गया है, यहाँ देखिए। देखिए 29वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिएगा, चलिए देखते जाइए। कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वह अवस्थित है, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है दोस्तों वह है अवस्थित हमारे बेतवा नदी पर। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है दोस्तों बेतवा नदी पर, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है दोस्तों बेतवा नदी पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है दोस्तों बेतवा नदी पर। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर
जलाशय स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए 31वें नंबर प्रश्न को देखिए। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, नलकूप। क्या है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों, याद रखिएगा, यह है हमारा ऑप्शन सी, नलकूप। ठीक है, चलिए 32वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। ठीक है, 32वें नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। क्या है? निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कह रहा है निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में हम राइट आंसर मार्क करेंगे। फिर कह रहा है निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, कल्याणी। ठीक है, कह रहा है निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, कल्याणी। ठीक है, चलिए अगला देखिए 34वां नंबर, कह रहा है निम्न में कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। क्या है? निम्न में कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे, ऑप्शन सी, गंडक नदी। ठीक है, निम्न में कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे, गंडक नदी। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, अडवा बांध। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे, अडवा बांध। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है निम्न में कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे, गंडक नदी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, अडवा बांध। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखेंगे। इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो अडवा बांध। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखेंगे, क्या है हमारा, यहाँ देखिए दोस्तों, अब जो 11वां नंबर चैप्टर है दोस्तों, वह है हमारा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, इस चैप्टर के भी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अध्याय 11 ऊर्जा संसाधन में क्या प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए विगत वर्षों के हल प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। चलिए कह रहा है दोस्तों, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। ध्यान से देखिए, यहाँ कह रहा है कि ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी, यानी कि रिहंद नदी पर। ठीक है, कह रहा है कि ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा, यह है हमारा रिहंद नदी पर। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। क्या है? नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, तो नरोरा आणविक संयंत्र स्थित है दोस्तों बुलंदशहर में। क्या है? कह रहा है कि हमारा जो नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है वह कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा बुलंदशहर में, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है। क्या है? रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है, तो याद रखिएगा रोजा में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ, रोजा में। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है दोस्तों, तो याद रखिएगा रोजा में। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए यहाँ। चलिए देखिए, कह रहा है निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा, क्या है? निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, तो याद रखिएगा नरोरा। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, नरोरा। और नरोरा कहाँ है दोस्तों, तो यह है हमारे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, तो नरोरा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, बेतवा नदी। ठीक है, याद रखिएगा कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, बेतवा नदी। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है। क्या है? कह रहा है कि निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है, राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, रिहंद। ठीक है, निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, रिहंद। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। चलिए कह रहा है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। क्या है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे, वह है हमारा ऑप्शन डी, सौर्य। ठीक है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो सौर्य। ठीक है, 8वां प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। क्या है?
प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऊपरी गंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है कि प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऊपरी गंगा। ठीक है, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऊपरी गंगा। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है? प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों तापीय ऊर्जा। ठीक है, प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वह है हमारा तापीय ऊर्जा। चलिए आगे के प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? कह रहा है कि प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ओबरा संयंत्र। ठीक है, राइट आंसर हम मार्क करेंगे ओबरा संयंत्र हमारा दोस्तों वह है एनटीपीसी का संयंत्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हम मार्क करेंगे ओबरा संयंत्र। प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे ओबरा संयंत्र। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है दोस्तों झांसी में। ठीक है, याद रखिएगा कि शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन ए झांसी में। ठीक है, शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है झांसी में। और प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? तो याद रखिएगा ओबरा संयंत्र। चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे क्या दिया गया है यहाँ दोस्तों। चलिए देखिए ध्यान से। कह रहा है कि प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंद की प्रथम इकाई चालू हुई। क्या है? कह रहा है कि प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंद की प्रथम इकाई चालू हुई। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों 1991 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है कि प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंद की प्रथम इकाई चालू हुई तो 1991 में। ठीक है, चलिए 13वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा 1983 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों 1983 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए 14वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। क्या है? उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है तो नरौरा में, और नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए 15वें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों। हमारा 15वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? क्या है? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो याद रखिएगा सोवियत रूस। क्या है? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों सोवियत रूस। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे क्या कह रहा है हमारा दोस्तों। यहाँ देखिए 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? क्या है? माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, माता टीला बांध हमारा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। 17वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित है? कह रहा है कि निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित है? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दादरी। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित है? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दादरी। ठीक है, चलिए 18वां देखिए। कह रहा है फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है। क्या है? फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों मिर्जापुर। ठीक है, कह रहा है कि फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे मिर्जापुर। ठीक है, चलिए 19वां देखिए। कह रहा है कि राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। क्या है? राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है तो याद रखिएगा रिहंद बांध पे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिहंद बांध पे। ठीक है, फिर से देखिए राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है तो रिहंद बांध पे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के भी दोस्तों हम लोगों ने सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है। चलिए देखेंगे अगला चैप्टर क्या है दोस्तों हमारा। चलिए यहाँ देखिए अगला चैप्टर जो अध्याय 12 है दोस्तों वह है हमारा खनिज वन संपदा तथा वन्य जीव। क्या है? खनिज वन्य संपदा तथा वन्य जीव हमारा अध्याय 12 है। चलिए दोस्तों देखेंगे इसके प्रश्नों को क्या दिए गए हैं इसके प्रश्न। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ इसके विगत वर्षों के प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ देखिए ध्यान से। ठीक है, चलिए दोस्तों
हम लोग सॉल्व करेंगे इसके प्रश्नों को, ध्यान से देखते जाइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है कि बखिरा पक्षी विहार स्थित है। क्या है? बखिरा पक्षी विहार स्थित है दोस्तों, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे संत कबीर नगर में। ठीक है, कह रहा है कि बखिरा पक्षी विहार स्थित है, तो वह है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बखिरा पक्षी विहार स्थित है दोस्तों संत कबीर नगर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? क्या है? निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस। ठीक है, कह रहा है कि निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है दोस्तों, क्या तीसरा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कह रहा है कि प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, उन्नाव में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, उन्नाव में। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिए। कह रहा है प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? क्या है? प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो वह है हमारा नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि है दोस्तों उन्नाव। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो वह है दोस्तों हमारा नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि उन्नाव में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। क्या है? प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है, तो वह है दोस्तों हमारा लाख बहुसी पक्षी विहार। क्या है? कह रहा है कि प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है, तो वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, लाख बहुसी पक्षी विहार। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है, तो लाख बहुसी पक्षी विहार, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ देखिए। चलिए सुमेल करा रहा है दोस्तों, तो हम सुमेल करेंगे। कह रहा है कि नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, तो नवाबगंज पक्षी विहार अभी हम लोगों ने देखा, इसको हम सुमेल करेंगे दोस्तों उन्नाव से। ठीक है, कह रहा है नवाबगंज पक्षी विहार, तो नवाबगंज पक्षी विहार को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों उन्नाव से। ठीक है, फिर कह रहा है कि ओखला पक्षी विहार, तो ओखला पक्षी विहार को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे, वह है हमारा गौतम बुद्ध नगर। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर। समसपुर पक्षी विहार है, तो समसपुर पक्षी विहार को हम लोग सुमेल करेंगे रायबरेली से। और पार्वती अर्गा पक्षी विहार, इसको हम लोग सुमेल करेंगे गोंडा से। ठीक है, राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। फिर से देखिए कि नवाबगंज पक्षी विहार दोस्तों है उन्नाव में, ओखला पक्षी विहार है गौतम बुद्ध नगर में, समसपुर पक्षी विहार है रायबरेली में, पार्वती अरंगा पक्षी विहार है गोंडा में। फिर देखिए नवाबगंज पक्षी विहार है दोस्तों उन्नाव में, ओखला पक्षी विहार है गौतम बुद्ध नगर में, समसपुर पक्षी विहार है रायबरेली में, पार्वती अरंगा पक्षी विहार है गोंडा में। फिर देखिए नवाबगंज पक्षी विहार है उन्नाव में, ओखला पक्षी विहार है गौतम बुद्ध नगर में, समसपुर पक्षी विहार है रायबरेली में, पार्वती अरंगा पक्षी विहार है गोंडा में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती है, सही कूट का चयन करें। क्या है? सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती है, सही कूट का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2, 3 और 4 मतलब एंडालूसाइट पाया जाता है दोस्तों, हमारा पाइराइट पाया जाता है और डोलोमाइट पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि पूछ रहा है कि सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती है, तो याद रखिएगा दोस्तों एंडालूसाइट, ठीक है, पाइराइट और डोलोमाइट। क्या है? एंडालूसाइट, पाइराइट और डोलोमाइट। एंडालूसाइट, पाइराइट और डोलोमाइट, ऑप्शन बी 2, 3, 4। ठीक है, चलिए 8वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? क्या है? निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? तो राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पेपर में रिपीट किया गया है प्रश्न है। निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? तो ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस। ठीक है, चलिए 9वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ क्या कह रहा है 9वां नंबर प्रश्न हमारा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। कह रहा है कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक है, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, तो वह है दोस्तों हमारा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। ठीक है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। ठीक है, यदि पूछे दोस्तों प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार, तो याद रखिएगा वह है दोस्तों हमारा लाख बहुसी पक्षी विहार। ठीक है, यदि पूछे कि प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है, तो याद रखिएगा लाख
बहुसी पक्षी विहार। और यदि पूछे कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन है तो याद रखिएगा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। ठीक है। यदि पूछे सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार तो याद रखिए लाख बहुसी पक्षी विहार। और यदि पूछे सबसे छोटा वन्यजीव विहार तो याद रखिएगा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए। तो राइट आंसर मार्क करेंगे 1/3 भाग दोस्तों, यानी कि 33% भाग पर। ठीक है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। 10वां नंबर प्रश्न, ठीक है, देखिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए। तो 1/3 भाग दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए 11वें नंबर प्रश्न को देखें क्या दिया गया है। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। क्या है, राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। तो हम सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों मिर्जापुर में। ठीक है, क्या है, राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों मिर्जापुर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। क्या है, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। तो वह है दोस्तों हमारा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। चलिए 13वें नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। 13वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ, वह है हमारा इटावा जिले में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कह रहा है कि राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, यानी कि इटावा में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे हम 14वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या दिया गया है, ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। चलिए 15वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण का प्रश्न है। कथन देखिए, कह रहा है कि वन नवीनीकरण संसाधन है। क्या है, कह रहा है कि वन नवीनीकरण संसाधन है। कारण कह रहा है ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि वन नवीनीकरण संसाधन है। ठीक है, और कह रहा है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो हमारा कथन है दोस्तों, जो हमारा कारण दिया गया है वह कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। फिर से देखिए, कथन कि वन नवीनीकरण संसाधन है, बिल्कुल सही है। कारण है ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, यह भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। चलिए आगे देखिए 16वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि दी ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। क्या है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों 2001 में। ठीक है, क्या कह रहा है कि दी ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो ऑप्शन सी 2001 में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ, ऑप्शन सी 2001 में। चलिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। क्या है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों सिंगरौली क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा 18वां नंबर प्रश्न, यहाँ देखिए। चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों, सोनभद्र कह रहा है। ठीक है, तो सोनभद्र को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों। सोनभद्र को हम लोग सुमेल करेंगे चूने का पत्थर। क्या है, सोनभद्र को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों चूने का पत्थर। प्रयागराज को सुमेल करेंगे दोस्तों हमारी शीशे वाली बालू ग्लास सैंड से, शीशे वाली बालू ग्लास सैंड से। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा ललितपुर। तो ललितपुर को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों तांबा से। ठीक है, ललितपुर को सुमेल करेंगे तांबा से। और दोस्तों हमारा जो हो जाएगा मिर्जापुर, मिर्जापुर को इसको हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों नॉन प्लास्टिक फायर क्ले से। ठीक है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले से। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है यहाँ। चलिए सोनभद्र को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों चूने का पत्थर से। क्या है, सोनभद्र को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों चूने का पत्थर से। प्रयागराज को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों शीशे वाली बालू यानी कि ग्लास सैंड से। ललितपुर को तांबा से। मिर्जापुर को नॉन प्लास्टिक फायर क्ले से। फिर देखिए कह रहा है सोनभद्र को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों चूने का पत्थर से। प्रयागराज को सुमेल करेंगे शीशे वाली बालू यानी कि ग्लास सैंड से। ललितपुर को दोस्तों तांबा से। मिर्जापुर को नॉन प्लास्टिक फायर क्ले से। फिर देखिए सोनभद्र को सुमेल करेंगे चूने का पत्थर से दोस्तों। ठीक है, प्रयागराज को हम लोग सुमेल करेंगे शीशे
वाली बालू यानी कि ग्लास सैंड से ललितपुर को सुमेल करेंगे, तांबा से मिर्जापुर को सुमेल करेंगे, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे इसका आंसर क्या दिया गया है, यहाँ देखिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी यानी कि 4, 3, 2 और 1। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है। क्या है, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हम सोनभद्र। ठीक है, कह रहा है निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे सोनभद्र। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि सुरहा ताल पश्चिम बिहार अवस्थित है। क्या है, सुरहा ताल पश्चिम बिहार अवस्थित है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों बलिया में, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है। ठीक है, सुरहा ताल पश्चिम बिहार अवस्थित है दोस्तों बलिया में। ठीक है, सुरहा ताल पश्चिम बिहार अवस्थित है बलिया में, जो कि उत्तर प्रदेश का दोस्तों सबसे पूर्वी जिला भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 21वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। क्या है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि कोयला सोनभद्र, ठीक है बिल्कुल सही है। कह रहा है कि बलुआ पत्थर मिर्जापुर, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है कि सिलिका बालू, यह हमारा प्रयागराज, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो कह रहा है कि यूरेनियम झांसी, यह हमारा गलत है दोस्तों। ठीक है, यूरेनियम झांसी यह हमारा गलत है। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि कोयला सोनभद्र, ठीक है बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों, कोयला हमारा सोनभद्र में पाया जाता है। बलुआ पत्थर है दोस्तों मिर्जापुर, बिल्कुल सही सुमेल है। सिलिका बालू है प्रयागराज। फिर देखिए, कोयला है दोस्तों सोनभद्र, बलुआ पत्थर है मिर्जापुर, सिलिका बालू है प्रयागराज। फिर देखिए, कोयला है सोनभद्र, बलुआ पत्थर है मिर्जापुर, सिलिका बालू है दोस्तों प्रयागराज, जबकि यूरेनियम दिया गया है दोस्तों हमारा झांसी, यह हमारा गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार है। क्या है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार है दोस्तों। तो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार कौन सा है, इसको राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कहाँ है दोस्तों, मेरठ में। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार है दोस्तों, वह है हमारा हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार है ऑप्शन सी यानी कि हस्तिनापुर में। ठीक है, चलिए 23वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा 23वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए। चलिए 23वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। क्या है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं दोस्तों, तो वह है हमारा राक, फास्फेट तथा डोलोमाइट। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, राक, फास्फेट तथा डोलोमाइट। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं दोस्तों, ऑप्शन सी राक, फास्फेट तथा डोलोमाइट। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। क्या है, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो वह है हमारा अभ्रक। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो वह है हमारा अभ्रक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो अभ्रक। चलिए 25वां नंबर प्रश्न देखिए, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है, निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो यह मिलता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। ठीक है, कह रहा है निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है। ठीक है, निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो यह मिलता है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। ठीक है, चलिए कह रहा है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हम हरियाणा। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों हरियाणा। ठीक है, चलिए 27वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। क्या है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कतरनिया घाट। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कतरनिया घाट। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अगला चैप्टर हमारा क्या है दोस्तों, यहां देखिए। ठीक है, 13वां चैप्टर है दोस्तों हमारा परिवहन तंत्र। क्या है, 13वां चैप्टर जो दिया गया है दोस्तों, वह है हमारा परिवहन तंत्र। ठीक है, चलिए देखेंगे इसके तहत हमारे क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों यहां देखिए, 11वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, विगत वर्षों के हल प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। क्या है, यहाँ 1 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। देखिए, कह रहा है निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में किया जा रहा है, तो वह है दोस्तों हमारा प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा का। ठीक है, प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा का। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है, तो प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा का। ठीक है, याद रखिएगा
रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरती है। क्या है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरती है, तो याद रखिएगा 9 जिलों से। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरती है, तो ऑप्शन डी 9 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोरों, क्या है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोरों को एक दूसरे से मिलने का स्थान है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों झांसी में। कई बार पेपर में पूछा गया है। कह रहा है कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोरों को एक दूसरे से मिलने का स्थान है, तो ऑप्शन सी झांसी। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है। क्या है, निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा अलीगढ़। ठीक है, कह रहा है निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों अलीगढ़। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है। क्या है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों भोपाल। ठीक है, याद रखिएगा निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है, तो ऑप्शन बी भोपाल। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। यहाँ जिले दिए गए हैं और उनमें स्थित दोस्तों हवाई पट्टियां यानी कि हवाई अड्डे दिए गए हैं। चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। बात करें यदि प्रयागराज की, तो प्रयागराज को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों बमरौली से। ठीक है, फिर बात करें दोस्तों यदि कानपुर की, तो कानपुर को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों चकेरी से। ठीक है, बात करें यदि दोस्तों लखनऊ की, तो लखनऊ को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों अमौसी से। ठीक है, और वाराणसी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों बाबतपुर से। ठीक है, और राइट आंसर क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए फिर देखिए, कह रहा है प्रयागराज को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों बमरौली से। प्रयागराज हो जाएगा बमरौली से। कानपुर हो जाएगा दोस्तों चकेरी से। कानपुर हो जाएगा दोस्तों चकेरी से। लखनऊ हो जाएगा अमौसी से। वाराणसी बाबतपुर से। फिर देखिए, प्रयागराज को सुमेल करेंगे बमरौली से। कानपुर को सुमेल करेंगे चकेरी से। लखनऊ को सुमेल करेंगे अमौसी से। वाराणसी को बाबतपुर से। फिर देखिए, प्रयागराज को बमरौली से, कानपुर को चकेरी से, लखनऊ को अमौसी से, वाराणसी को बाबतपुर से। ठीक है, फिर देख लीजिए, प्रयागराज को बमरौली से, कानपुर को चकेरी से, लखनऊ को अमौसी से, वाराणसी को बाबतपुर से। राइट आंसर ऑप्शन डी मार्क करेंगे। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं हमारे। चलिए यहाँ देखिए 7वें नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। क्या है, हम लोगों ने अभी इस प्रश्न को किया है। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग मार्क करिएगा झांसी में, ऑप्शन ए। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं दोस्तों, तो वह है हमारा ऑप्शन ए झांसी में। चलिए 8वां प्रश्न देखिए। कह रहा है गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। क्या है, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो प्रयागराज से हल्दिया। ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है हमारा 9वां नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या है, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसको राइट आंसर हम मार्क करेंगे NH7। क्या है, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न कह रहा है प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियां या अड्डे हैं। क्या है, प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियां या अड्डे हैं, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे, वह है हमारा 46। ठीक है, राइट आंसर हम मार्क करेंगे 46। ठीक है, प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियां या अड्डे हैं, तो राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी 46। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 11वें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या है। कह रहा है कि हवाई अड्डा और नगर। ठीक है, हवाई अड्डा और नगर। चलिए सुमेल करेंगे। बात करें दोस्तों यदि बमरौली की, तो बमरौली को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों प्रयागराज से। ठीक है, बात करें दोस्तों यदि चकेरी की, तो चकेरी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों कानपुर से। ठीक है, चकेरी को सुमेल करेंगे कानपुर से। ठीक है, बात करें दोस्तों यदि हम लोग हिंडन की, ठीक है, तो हिंडन को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों गाजियाबाद से, और फुर्सतगंज को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों रायबरेली से। ठीक है, फिर देखिए बमरौली को सुमेल करेंगे प्रयागराज से, चकेरी को कानपुर से, हिंडन को गाजियाबाद से, फुर्सतगंज को रायबरेली से। फिर देखिए बमरौली को प्रयागराज से, चकेरी को कानपुर से, हिंडन को गाजियाबाद से, फुर्सतगंज को रायबरेली से। फिर देखिए बमरौली को दोस्तों प्रयागराज से, चकेरी को कानपुर से, हिंडन को गाजियाबाद से, फुर्सतगंज को रायबरेली से। बमरौली को प्रयागराज से, चकेरी को कानपुर से, हिंडन को गाजियाबाद से, फुर्सतगंज को रायबरेली से। फिर देखिए बमरौली को प्रयागराज से, चकेरी को हम कानपुर से, हिंडन को गाजियाबाद से, फुर्सतगंज को रायबरेली से। ठीक है, चलिए राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी।
ठीक है दोस्तों, चलिए 12वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा 12वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता। क्या है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। तो इसको राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, लखनऊ। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर मार्क करेंगे हम लखनऊ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या दिया गया है दोस्तों। चलिए यहाँ नगर और हवाई अड्डा दिया गया है। ठीक है, चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों, क्या है यहाँ पे। चलिए लखनऊ यदि होगा दोस्तों तो लखनऊ को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों अमौसी से। ठीक है, वाराणसी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों, वाराणसी को हम लोग सुमेल करेंगे, वह हो जाएगा हमारा बाबतपुर से। ठीक है, फिर है दोस्तों कानपुर, तो कानपुर को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों चकेरी से, और हमारा आगरा है तो आगरा को सुमेल करेंगे खेरिया से। और राइट आंसर इसका हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए फिर देखिए, लखनऊ को सुमेल करेंगे दोस्तों अमौसी से, लखनऊ को अमौसी से, वाराणसी को बाबतपुर से, कानपुर को चकेरी से, आगरा को खेरिया से। लखनऊ को अमौसी से, वाराणसी को बाबतपुर से, कानपुर को चकेरी से, आगरा को खेरिया से। लखनऊ को अमौसी से, वाराणसी को बाबतपुर से, कानपुर को चकेरी से, आगरा को खेरिया से। लखनऊ को अमौसी से, वाराणसी को बाबतपुर से, कानपुर को चकेरी से, आगरा को खेरिया से। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए क्या कह रहा है हमारा आगे का प्रश्न, 15वां नंबर प्रश्न। यहाँ ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। कह रहा है निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। तो वह है दोस्तों हमारा प्रयागराज हल्दिया। क्या है, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है दोस्तों। तो वह है हमारा प्रयागराज हल्दिया। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है। क्या है, यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा आगरा से ग्रेटर नोएडा तक। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे है दोस्तों आगरा से ग्रेटर नोएडा तक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऊपर प्रश्न था, बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। तो याद रखिएगा प्रयागराज हल्दिया। ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया तक। चलिए यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है। तो आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 17वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ें, क्या कह रहा है। 17वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है। क्या है, यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा हाथरस। ठीक है, कह रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा हाथरस। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है। तो हाथरस आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है हमारा 18वां नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कानपुर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही सुमेल है चकेरी। ठीक है, कानपुर हमारा बिल्कुल सही सुमेल है चकेरी। लखनऊ भी बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों अमौसी। वाराणसी भी बिल्कुल सही सुमेल है बाबतपुर। ठीक है, जबकि आगरा दिया है हमारा दोस्तों फुर्सतगंज। ठीक है, आगरा दिया गया है, आगरा दिया गया है दोस्तों फुर्सतगंज। तो आगरा में है दोस्तों हमारा खेरिया हवाई पट्टी। ठीक है, आगरा में है हमारा खेरिया हवाई पट्टी। और फुर्सतगंज कहाँ है दोस्तों। तो फुर्सतगंज है दोस्तों हमारा रायबरेली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा आगरा में है दोस्तों हमारा खेरिया हवाई पट्टी, और फुर्सतगंज हवाई पट्टी है दोस्तों हमारा रायबरेली में। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही सुमेल नहीं है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि कानपुर है चकेरी में, बिल्कुल सही सुमेल है। लखनऊ है दोस्तों हमारा अमौसी में, बिल्कुल सही सुमेल है। वाराणसी में है दोस्तों हमारा बाबतपुर, बिल्कुल सही सुमेल है। लेकिन दिया गया है आगरा फुर्सतगंज, यह गलत है। आगरा में हमारा दोस्तों खेरिया हवाई पट्टी है, और फुर्सतगंज दोस्तों हमारा है रायबरेली में। चलिए 19वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरेगी। क्या है, लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरेगी। तो वह है दोस्तों हमारा कानपुर देहात। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। कह रहा है कि लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरेगी। तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों कानपुर देहात। ठीक है, लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरेगी। तो वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए कानपुर देहात। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्न देखिए। 20वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है देश की तीसरी रेल खोज फैक्ट्री स्थापित की गई है। क्या है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो वह है दोस्तों हमारा रायबरेली में। ठीक है, कह रहा है कि देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है दोस्तों। तो वह है हमारा ऑप्शन बी रायबरेली, बिल्कुल सही आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, 21वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 21वां नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। कह रहा है
कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं दोस्तों। तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे झांसी में। ठीक है, राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी झांसी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है लगभग। क्या है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है लगभग। तो राइट आंसर मार्क करेंगे 300 किलोमीटर। ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है लगभग ऑप्शन ए 300 किलोमीटर। ठीक है, 23वां प्रश्न देखिए। कह रहा है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। क्या है? हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। तो याद रखिए कुशीनगर हवाई अड्डा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। तो कुशीनगर हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला इस चैप्टर से संबंधित सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप क्या कह रहा है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा कुशीनगर हवाई अड्डा। चलिए अब अगला चैप्टर देखेंगे। इस चैप्टर से संबंधित सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। चलिए अगला जो चैप्टर है दोस्तों हमारा देखिए क्या कह रहा है। अध्याय 14। अध्याय 14 है दोस्तों हमारा आर्थिक परिदृश्य। क्या है? अध्याय 14 है दोस्तों हमारा आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या दिए गए हैं। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों विगत वर्षों के हल प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है ध्यान से देखिए। कह रहा है निम्न में से किसे आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है। क्या है? कह रहा है कि निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आंसर इसका दिया गया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों बुंदेलखंड। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों बुंदेलखंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है। तो बुंदेलखंड। ठीक है, फिर है देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा व्यापार कर से। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है तो व्यापार कर से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न। कह रहा है कि राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई। क्या है? राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई। तो याद रखिएगा जनवरी 2018 में। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई। तो याद रखिएगा दोस्तों जनवरी 2018 में। ठीक है, जनवरी 2018 में हमारी राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना यानी कि ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई जनवरी 2018 में। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या है। कथन और कारण का प्रश्न दिया गया है दोस्तों, सही कूट का चयन करें। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि कथन और कारण। ठीक है, ध्यान से देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कथन की उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में जो दिया गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। क्या है? उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कारण कि इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कथन कि उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। तो यह भी हमारा सही है, यानी कि कारण और कथन दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ए एवं आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए 5वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है हमारा 5वां प्रश्न, ध्यान से देखिए। कह रहा है निम्न में कहाँ सीमेंट उद्योग नहीं है। कह रहा है निम्न में कहाँ सीमेंट उद्योग नहीं है। तो राइट आंसर मार्क करेंगे प्रतापगढ़। क्या है? निम्न में कहाँ सीमेंट उद्योग नहीं है। तो राइट आंसर मार्क करेंगे प्रतापगढ़। ठीक है, चलिए आगे कूट का प्रश्न है हमारा कथन और कारण का। चलिए क्या कह रहा है। कथन कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। क्या है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। तो बिल्कुल हम सही इसको मार्क करेंगे, कथन बिल्कुल सही दिया गया है। फिर कह रहा है कि यह उसकी सामाजिक आर्थिक एवं व्यवस्थापनात्मक प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, फिर देखिए कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है दोस्तों यह उसकी सामाजिक आर्थिक एवं व्यवस्थापनात्मक प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबिंबित
करता है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों इसका राइट आंसर मार्क करेंगे हम, कारण और कथन दोनों सही है और कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों 7वां प्रश्न यहाँ दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि प्रदेश के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सही है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है यहाँ पे कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। क्या है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो ये अभी हमारा पॉइंट सही है। कह रहा है संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। यह हमारा पॉइंट गलत है। सही पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा 1 और 2 सही है, यानी कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है और संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। ठीक है, याद रखिएगा 1 और 2 पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है दोस्तों उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग अगली वीडियो में पूरी तरीके से कवर कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।